सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तज़किया में खुशामदीद और मैं हूँ गौहर। और नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की जो माशी और सियासी सूरत हाल है वो अब पल पल तब्दील होती हुई दिखाई देती है। लेकिन इस वक्त खुशाइन ये है कि जो मईशत के हवाले से कुछ मुस्बत और अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। जी हाँ, इस वक्त 100 इंडेक्स 69,000 की बुलंद तरीन सतह को छू चुका है। और सिर्फ यही नहीं, इस वक्त आपको ये भी बताते चले कि साल में 30,000 पॉइंट्स का ये बड़ा इजाफा हुआ है। 100 इंडेक्स का 69,000 की सतह को छूना ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बन चुका है। साथ साथ इस पर बात होगी, लेकिन इसमें अहम ये है कि अगर ये सब माशी इंडिकेटर हो रहे हैं अच्छे, लेकिन इस वक्त जो आम आवाम है, जो आम लोग हैं, मैं और आप हैं, उन पर इसका फायदा पहुंचेगा या नहीं, इस पर बात होगी। साथ साथ आलमी बैंक के बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने पाकिस्तान के 2 मंसूबों डिजिटल इकोनॉमी और सैलाब से बचाव के लिए 14 करोड़ 97 लाख डॉलर की फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। अब ये मंजूरी दी गई है और डिजिटल इकोनॉमी एनालिस्ट प्रोजेक्ट के लिए 7 करोड़ 80 लाख डॉलर मुख्तस किए गए हैं, जिनसे टेक्नोलॉजी और डेटा पर मबनी फैसला साजी के जरिए मालियाती निज़ाम को बेहतर अंदाज में बनाया जाएगा। और यही नहीं, सिर्फ सरकारी इदारों की डिजिटलाइजेशन की बदौलत इक्तिसादी कारकर्दगी में बेहतरी, हमाहंगी और शफाफियत को भी फरोग मिलेगा। अब ये तो बहुत खुशाइन बात है, लेकिन नाज़रीन, बात सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं हो गई है। जो सियासी माहौल है उसमें गर्मी बढ़ती जा रही है। जी आज जो सियासी जमातों की चपकलिश है, जो सियासी जमातों की आपसी नाराजगी वह है, वो अब भी बरकरार है, जो कि हमने देखा कि इलेक्शन से पहले थी और इलेक्शन के बाद की सूरत हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं दिखाई देती। साथ साथ मरकज की जो 2 बड़ी अहम जमातें हैं उनमें चेमागोइयाँ होना शुरू हो गई हैं। वो क्या है, उस पर बात होगी। साथ साथ पीटीआई में धड़ेबंदी और ग्रुपिंग की क्या कुछ खबरें हैं, कौन सा वो पीटीआई में एजेंट है, इस तमाम सूरत हाल पे आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। अहमद अवैस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन करेंगे। साथ साथ अब्दुल्ला हमीद गुल सरबराह नौजवान पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद है। कादिर मंदोखेल पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कादिर मंदोखेल साहब, सबसे पहले तो सबका बहुत शुक्रिया। क्या समझते हैं जो माशी इंडिकेटर हैं, माशी मुस्बत इशारिये हैं, ये समझते हैं कि इस वक्त जो मुझे और आपको मिलते हुए इसका फ़ायदा दिखाई देगा, जो आम आदमी है जिसका चूल्हा जलना भी इस वक्त मुश्किल हो गया है, तो ये इशारिये वक्ती हैं या फिर कोई फ़ायदा होने वाला है? जी, यकीनन जब मईशत बढ़ेगी और कारोबारी लोग इन्वेस्टमेंट में या फैक्ट्री में या कारोबार बढ़ाने में दिलचस्पी लेंगे तो यकीनन महंगाई में काबू पा सकते हैं। लेकिन सवाल ये, क्या इस मुल्क की जो अशराफिया है, जिसमें सरगना जो है ना ब्यूरोक्रेसी है, जो अरबों रुपए में खेल रहे हैं और अरबों रुपए इनके पास है और इनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं और ये पिछले 10-10, 20-20 साल से रिटायरमेंट के बाद भी ये पोस्टों पे बैठे हुए एक्सटेंशन लेके, तो इस माफिया से जान कौन छुड़ाएगा? मैंने कौमी असम्बली में बिल पेश किया था, बदकिस्मती से मुस्लिम लीग नून ने उसकी मुखालफत की है। तो सवाल ये है कि आप मुझे बताओ, जो हमारे नौजवान लड़कियां लड़के मुख्तलिफ कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में, पाकिस्तान भर में या दुनिया भर से पढ़ के आते हैं, उनको मौका कब मिलेंगे? ये सारे जो रिटायर्ड लोग हैं जो बैठे हुए मुख्तलिफ अदारों में। दूसरी बात यह है कि यकीनन इसका ताल्लुक जो है ना वो सियासी माहौल से भी है और इससे भी ज्यादा जो है ना वो दहशतगर्दी के माहौल से, जो इस वक्त हमारा पाकिस्तान खसूसन खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान जो है ना वो लपेट में और हमेशा लपेट में रहा है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इनके ऊपर फोकस करना चाहिए। जब ये इनके ऊपर फोकस होगा और अमन अमान की सूरत हाल बेहतर होगा और आए दिन ये कत्ल गारत और ये जो नशा आवर जो माफिया है, यानी जो डकैत है, जो गलियों में रोडों पे जहां निकलना अजाब हो गया, तो मैं समझ रहा हूँ ऐसे सूरत हाल में तो आपकी मईशत जो है ना वो बढ़ना मुश्किल हो जाएगी। सही। अब ये जो माशी इशारिये हैं वो किस हद तक सूदमंद साबित होते हैं इस वक्त? अहमद अवैस साहब, आप समझते हैं कि ये जो मईशत के हवाले से मुस्बत इंडिकेटर सामने आ रहे हैं, ये वक्ती हैं या फिर देर पा होने वाले हैं और मुझे और आपको या आम आवाम को इसका कोई फ़ायदा होने वाला है वाक़ियतन? देखिए, ये जो है ना, ये इंडिकेटर जो है ये मईशत के, अच्छी मईशत के इंडिकेटर्स नहीं है। एक्सक्लूसिवली इनको नहीं गिना जा सकता।
जब तक के ये इसके साथ साथ आपको पता लगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो इन प्रोग्रेस है, एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की जो हैं वो बढ़ रही हैं कंपेयरिंग इंपोर्ट्स, लिहाजा आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो ठीक जा रहा है। अब ये सिर्फ ये जो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो एकदम से ये तेजी आई हुई है, ये एक आर्टिफिशियल है, ये तो एक सट्टा बाजार एक खुल रहा है, और इसके साथ जब तक मैच नहीं करेंगी हमारी एक्सपोर्ट्स और हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, तब पता लगेगा कि मईशत जो है वो फ्लरिश कर रही है और वो एक आगे की तरफ इट्स स्टेप फॉरवर्ड और इट्स अ लीप फॉरवर्ड। ये फर्क जो है वो अभी तक हमें वो इंडिकेटर नजर नहीं आए, एक्सेप्ट कि ये जो है ये एक इसमें एक राइज आया हुआ है, इसमें महंगाई के ऊपर कोई कमी नहीं आएगी, इसके साथ इन्फ्लेशन के ऊपर कोई कमी नहीं आएगी, और आ भी नहीं रही। आप देख रही हैं कि जिस तरीके से रेट्स जो हैं वो हमारा जो फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज रेट है वहाँ पे पाकिस्तान के रुपए की हैसियत जो है अभी भी आपको नजर आ रही है क्या है। फिर महंगाई के साथ लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान के अंदर इतनी ज्यादा हो चुकी है कि जब तक कोई इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं होते हैं, इंडस्ट्री नहीं बढ़ती है, कोई अदारे और नहीं खुलते हैं, तो कहाँ से जाके ये एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें जब तक हम इनको साथ लेके नहीं चलेंगे और साइमल्टेनियसली इनके अंदर एक तब्दीली नहीं आएगी, जब तक हम ये नहीं कह सकते कि हमें जो है कोई मस्बत तब्दीली सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज जो है ये एक ये कहते हैं कि ये एक मेजरिंग रॉड नहीं है, कोई ये एक मेजरमेंट करने की गेज नहीं है कि जहाँ से हम ये अंदाज़ा लगा ले पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रोग्रेस का। अच्छा सभी अभी ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, लेकिन अब्दुल्ला हमीद गुल साहब आप क्या समझते हैं? हमने देखा कि साल में 30,000 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा हुआ है और ये अब 100 इंडेक्स जो है वो तारीखी बुलंद तरीन सतह 69,000 पे अब ट्रेड कर रहा है। तो आप समझते हैं कि इसका मुआशी सूरत हाल पे क्या असर पड़ने वाला है और मुझे या आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। दोनों मौजूद शुरका की गुफ्तगू बहुत अच्छी थी। देखें, जहां तक स्टॉक एक्सचेंज का ताल्लुक है, आम आदमी का, आम कारोबारी शख्स का स्टॉक एक्सचेंज के साथ कोई सरोकार नहीं हुआ करता, लेकिन बहरहाल क्योंकि ये वो इंडिकेटर्स होते हैं जो दुनिया के अंदर देखे जाते हैं और उनके हिसाब से फिर जो है दुनिया पाकिस्तान में इन्वेस्ट करती है। $5 बिलियन का अभी सऊदी अरब ने इंडिया दिया है, और इसी तरीके से चाइना के साथ हमारे मामलात बेहतर हो रहे हैं। कतर जो है वो इन्वेस्ट करना चाह रहा है। ईरान के साथ जो जब पीडीएम की हुकूमत थी और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब थे तो उन्होंने वहां कॉरिडोर खोला और वहां ईरान की मसनूआत और ईरान के साथ 105 मेगावाट बिजली का मंसूबा जो है उसको भी जो है पाया तकमील तक पहुंचाया। यानी कि कुछ अच्छाइयां भी हैं, ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन देखने वाली बात यह है, अहमद अवैस साहब ने जैसे कहा कि आम आदमी को इसका क्या फर्क पड़ रहा है। आम आदमी का आलम यह है कि इस टाइम पे जो इंडिपेंडेंट आदाद और शुमार है उसके मुताबिक जो है 1050 पर कैपिटा इनकम जो यूएस डॉलर थी उससे हट के अब 850 पर कैपिटा यूएस डॉलर जो है वो पाकिस्तानियों की रह गई है, जो कि यकीनन लम्हे तशवीश है। दूसरा जो है वो 9.5 करोड़ वो लोग हैं जो सतह गुर्बत से नीचे आ गए हैं, और खुद हुकूमत का मानना है कि तकरीबन 42% जो लोग हैं वो उनकी हालत बहुत बुरी है। अब ये एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि मुल्क की मईशत के लिए जरूरी है कि आपकी बिजली, गैस और फ्यूल ये चीजें सस्ती हों, लेकिन ये यहाँ फिलहाल ऐसा नजर नहीं आ रहा। लेकिन कोई चीज ऐसी नहीं है जो अनअचीवेबल हो, यानी कि हर चीज जो है वो हासिल की जा सकती है, लेकिन साथ ही साथ हमें हुकूमत की लिमिटेशंस भी देखनी है। हमने ये भी देखना है कि मुल्क में अमन और अमान और सिक्योरिटी की सूरत हाल क्या है। हमने ये भी देखना है कि मुल्क में सियासी टेम्परेचर जो है वो कहाँ खड़ा है। हमें ये भी देखना है कि ईद के बाद उठने वाली तहरीक जो है वो किस करवट बैठेगी या नहीं बैठेगी। अब और हमें साथ साथ ये भी देखना है कि मुल्क के अंदर जब सियासी अदम इस्तेहकाम हो और एक दूसरे के ऊपर झूठ और इंतशार और गाली और इल्जाम तराशी की सियासत चल रही हो,
तो फिर मुश्किलात में इजाफा हुआ करता है, कमी नहीं आती। और दुनिया जो है ऐसे मुल्क में जहां सिक्योरिटी और सियासी अमन की सूरत हाल नागुफ्ता हो, वहां जो है इन्वेस्टमेंट करने से कतराती है। ये तो एक बात है। दूसरी बात यह है कि कोएलिशन जो गवर्नमेंट है, कोएलिशन गवर्नमेंट के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उनके हाथ बंधे होते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि एक बड़ी कोएलिशन है और अल्लाह ताला करे कि सब लोग मिल के अगर मुल्क के इस्तेहकाम के लिए उसमें अपोजिशन भी शामिल हो जाए, उसके अंदर जो है हुकूमत भी शामिल हो जाए और एक ऐसा मईशत का जो प्लान है जो सामने लेके आए जिससे आम आदमी को रिलीफ मिले और इंडस्ट्री को जो है दवाम बख्शा जाए और इंडस्ट्री की प्रोड्यूस हो, ताकि मुल्क के अंदर जो है अफराते ज़र कम हो और मुल्क की दरामदात और बरामदात में एक बैलेंस हो सके। सही, दरामदात और बरामदात में एक बैलेंस हो सके, ये भी ज़रूरी है। लेकिन कादिर मंदोखिल साहब, अभी से कबल आपने फरमाया कि ये जो माशी इंडिकेटर है ये खुशाइन ज़रूर है, लेकिन आप भी ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जो मईशत की बहाली है वो सियासी इस्तेहकाम से बहुत ज़रूरी है। तो अगर सियासी इस्तेहकाम अब इलेक्शन के बाद भी वाज़ेह तौर पर नज़र नहीं आ रहा? जी, तो अगर आप पाकिस्तान की तारीख पे नजर दौड़ाइए तो हर दौर में कोई ना कोई अपोजिशन रही है और स्ट्रॉन्ग अपोजिशन रही है। भुट्टो साहब के दौर में आप देख रहे हैं बड़ी मजबूत अपोजिशन थी, उसके बावजूद देख लें उस वक्त स्टील मिल जैसा अदारा जो आज 45 साल बाद भी खून नहीं लगा सका पाकिस्तान में, वो लगाया। उसके अलावा फिर आप बेनजीर भुट्टो साहिबा का दौर देख लें जहाँ मिसाइल टेक्नोलॉजी और बहुत सारे इस्लाहात ले गए। और उसके बाद फिर आप अगले दौर देख ले, मुख्तलिफ अदवार देख ले, मैं सिर्फ अपनी पार्टी की बात नहीं करूंगा। तो ये सवाल ये कि ये तो चलता रहेगा और एक मजबूत अपोजिशन जो है ना, और वो जरूरी भी है हुकूमत की सेहत के लिए, क्योंकि तनकीद बराए तनकीद तो जरूरत नहीं होती है, मगर तनकीद बराए इस्लाह जो है ना वो तो जरूरी होती है हर हुकूमत में, हर उस हुक्मरान को जो मुख्तलिफ अदारों में या मुख्तलिफ शोबों में काम कर रहे हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये भी साथ साथ चलता रहेगा। लेकिन बड़ी उम्मीद है अहमद ओवैस साहब की पार्टी से कि वो माजी की तरह जो है ना, वो एक तो खुशाइन बात ये है कि जलसे जुलूस का उन्होंने ऐलान कर दिए, बिल्कुल ठीक है, मैं तो मुकम्मल हिमायत करता हूँ, बल्कि अपनी इत्तेहादी हुकूमत नून लीग से दरख्वास्त करूंगा कि आप उनको जलसे जुलूस करने दे। और दूसरी खुशाइन बात ये है कि पीटीआई ने जो ना वो GHQ पे और कोर कमांडर हाउस और असास जगहों पे जलसे जुलूस करने से तौबा कर ली है। तो मैं कहता हूँ अच्छी बात है। और अब तो वो कोर कमांडर हाउस में बाकायदा ब्रीफिंग भी ले रहे हैं उनके काबीना वजीर आला। तो मैं समझ रहा हूँ कि अगर वो वापस उसी तरफ आ रहे हैं जहां उनको 2018 की तरफ फायदा मिल सकता है तो यकीनन आना चाहिए। और मेरे ख्याल में उन्होंने भी रियलाइज कर दिए कि ये सब कुछ मुमकिन उस वक्त होगा जब हम अपने राब्ते तेज करेंगे। बाकी सवाल मैं इनके सामने ये छोड़ जा रहा हूँ, तो क्या आपकी वोटर जहां जहां आपको वोट मिला है, क्या आपको वोट इसलिए मिला है कि आपको जहां फायदा हो पंजाब में वहां आप सीट एडजस्टमेंट जो है ना नून लीग के साथ कर ले, जहां सिंध में आपका कोई सेनेट का सीट नहीं निकल रहा और वो आखिरी दिन आप बाइकाट करे, वो भी बंदे खड़े कर गए, जहां खैबर पख्तूनख्वा में हल्फ भी नहीं लेने दे, बलूचिस्तान में तो आपका कुछ नहीं है। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये पिक एंड चूज और ये इस तरह जो ना वो कोई अच्छा कोई बुरा ये वाले पॉलिसी दूर करना चाहिए, बल्कि उन आवाम की तरफ देखना चाहिए जिन्हें इनको वोट दिए, जहां इनके MP MNA जीते। तो आप मुझे बता दो, लोग तो वोट इसी वजह से देते हैं कि कोई रोजगार लाया, कोई अमन हो, कोई तरक्याती काम हो, उनके मसले मसाइल हल हो। आप ये बताओ इस अफरा तफरी में इनके वोटर्स का मसले मसाइल कहाँ से पूरे होंगे? तो मैं यकीनन यही कहूंगा कि मैं अपने हल्के की बात करूं, मैं तो इस वक्त मुस्तफा कमाल को हमारे साथ पे बिठा दिए, जो कि पूरे दुनिया को पता था, इलेक्शन से पहले फैसल वाड़ा ने कह दिए, लेकिन उसके बावजूद मैं हल्के में बैठा हूँ, मैं सबका काम कर रहा हूँ, चाहे PTI को हो, चाहे MQM को, चाहे मुस्लिम लीग नून को हो, सब पार्टियों के जो कारकुन आते हैं, जहां मेरी बस में होते हैं हम काम करते हैं। लेकिन इनसे भी ये दरख्वास्त करूंगा कि आप भी खैबर पख्तूनख्वा में एक ऐसा मिसाल कायम कर ले कि जहां मुखालिफ को कुचलने के बजाय आप उनका काम कर ले, क्योंकि आवाम का तो कोई कसूर नहीं है, कसूर अगर है तो हमारा और आपका है। आवाम तो जारी बात है, कोई आपको पसंद करता है, कोई हमें पसंद करता है, किसी और को पसंद करता है, वो तो अपने अपने एक आइडियल ढूंढते हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ उनके लिए हमें अपने दरवाजे खोलने चाहिए और इनके फराख दिली से काम करना चाहिए। और हमें भी अपने गिरबान में, मैं खासतौर पर PTI की से बात करूँ या जो भी नाम है सुन्नी तहरीक, इनसे ये कहूंगा कि अब बस करो खुदा का वास्ता,
पाकिस्तान की तारीख पे आप नजर दौड़ाइए, कोई जलसे जुलूस से कोई पाकिस्तान की हुकूमत खत्म नहीं हुई है। और इससे पहले आपने 126 दिन का रात का धरना भी देख लिया है, फिर वो कजन का भी आपने धरना देख लिया है। बिल्कुल वही सूरत हाल है कि अवाम का कोई कसूर नहीं है और अवाम यकीनी तौर पे इलेक्शन से और अब इलेक्शन के बाद भी उनकी नजरें हैं कि किस तरह से मौशी इस्तेहकाम आएगा, उनकी जिंदगियों में बेहतरी आएगी। तमाम तो सूरत हाल पे आगे चल के बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम सियासी इस्तेहकाम की बात कर रहे थे, लेकिन पंजाब असम्बली हो, सिंध असम्बली हो या फिर बलूचिस्तान असम्बली हो, इस वक्त देखने में आ रहा है कि नई रवायत कायम होती दिखाई दे रही है। वो क्या सूरत हाल है? सेनेटर्स के मामले पर एक नई रवायत कायम हो रही है। कादिर मंदोखिल साहब, बाबडा साहब का हमने देखा कि उनका नाम सामने आया, तमाम तर चीज़ें हुई, सेनेटर के लिए आगे मामला चले, लेकिन हमने माजी में ये बहुत अच्छे से देखा है कि जरदारी साहब हों या फिर नवाज शरीफ हो, काफ़ी नाकिद रहे बाबडा साहब। तो अब उनके बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, 2018 के इलेक्शन में फैसल वाडा साहब का जो इलेक्शन है मैंने चैलेंज किया था और उसको मैंने कौमी असम्बली सीट से दस्तबरदार होने पर मजबूर कर दिया नाली से बचने के लिए। उसके बाद वो सेनेट की सीट पे आ गया, वहां से वो जीता। उसके बाद फिर मैंने केस किया तो उसको मैंने सेनेट से भी फारिग कर दिए और तहयात नाइल भी करार दिया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट से वापस उसको आयल करार दिया गया। उसके बावजूद सियासी इतनी मुखालफत के बावजूद ये जरदारी साहब के पास आए और जरदारी साहब से मदद मांगी और जरदारी साहब ने उनको अपना बेटा कहा। जरदारी साहब हर किसी को बेटा बेटी कहते हैं, जो भी, चाहे मैं हो या आप हो या कोई भी जाते हैं। अच्छा, दूसरी सवाल ये कि हमारे पास जो सीटें थी वो हमारे सिर्फ 6 जो एक्स्ट्रा थी हमारे पास एमपी है, हम कोई और निशिस्त हासिल नहीं कर सकते थे। एमक्यूएम के पास ऐसा था कि उनके 37 एमपीए थे तो वो 21-22 पे एक सेनेटर आता था, तो बाकी उनको 6 कम पड़ रही थी। तो एमक्यूएम ने तायद कुंदा और तजवीज़ कुंदा उनको दिए और 6 सीटों की जो हमारे पास वैसे एक्स्ट्रा थे हमसे मदद मांगी, हम नहीं दिया है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि माजी का अगर मैंने सियासी जंग उनके खिलाफ लड़ा है, कौमी असम्बली और सेनेट से उनको नायल करार दिया है, तो मैं कहता हूँ ये 6 सीटें देना कुछ ज्यादा मैं कहता हूँ कि तोहफा नहीं है जो हम दिए है। मेरे हिसाब से जो ना उनको काफी सियासी तौर पे हमने नुकसान पहुंचा है। तो मैं समझ रहा हूँ इस 6 सीटें कुछ भी नहीं है और बल्कि मैं तो कहूँगा उसको पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करनी चाहिए। अच्छा, सही है। अहमद अवैस साहब, आप क्या समझते हैं, निगरां वज़ीर आज़म हो, निगरां वज़ीर दाखिला हो, एक नई रवायत कायम हो रही है सेनेटर के मामले पे, क्या कहिएगा? देखिए, ये रवायात मैं तो पहले ही बार बार ये बात कह चुका हूँ कि हमारी रवायात जो है ना कि वो इंस्टीट्यूशन के अंदर ना बिल्ट होती हैं ना वहाँ से पैदा होती हैं और ना वहाँ उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। ये बाहर से इंपोर्ट होती हैं और पैराशूट से उतारा जाता है और वहाँ से ही वो उनकी आगे पॉलिटिकल लाइफ का आगाज हो जाता है। ये सिलसिला जो है ये ख़तरनाक है। इससे पाकिस्तान में अभी तक स्टेबिलिटी नहीं आई और स्टेबिलिटी आइंदा भी आने के चांसेस कम है। जब तक के अदारे के अंदर से आप रवायात नहीं बनाएंगे तो उनकी अपनी अहमियत को पॉलिटिशियन जो हैं वो समझने लगेंगे, उनको बरकरार रखेंगे, उनको फॉलो करेंगे। जब तक हम ये चीज़ पैदा नहीं करेंगे, अब आपने देखा कि जब ये मोहसिन नकवी साहब जो हैं, जब सेनेट का इलेक्शन था यहाँ पर हो रहा था पंजाब में, तो वो उनसे पूछा गया कि भाई आपको कौन सी पार्टी की तरफ से आप खड़े हो रहे हैं, तो उन्होंने थोड़ा सा जो है हिचकिचाहट तो महसूस की, लेकिन साथ ही कहने लगे कि मुझे सब पार्टियों की तरफ से मैं कैंडिडेट हूँ। और उसके बाद आपने देख लिया कि वो इलेक्ट भी हो गए। किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं था उनका। ये सिलसिला जो है ना ये खतरनाक है। ये इंटरफेरेंस जो है ये बड़ी डेंजरस है। अभी भी हमें इस इंटरफेरेंस के नुकसान क्या हो रहे हैं कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम भी खराब हो गया और हमारी सिक्योरिटी भी कंप्रोमाइज हो गई। ना हम उधर कुछ अच्छा काम कर सके, ना हम पॉलिटिकल सिस्टम को अच्छा कर सके, ना हम यहाँ कोई रवायात काम कर सके, ना वहाँ पे हम मुल्क के आइडियोलॉजिकल और जोग्राफिकल फ्रंटियर्स जो है उनकी हिफाजत के ऊपर खातिर ख्वाह जो हमें स्टेप लेने चाहिए थे वो नहीं ले सके। आप देखें कि रोजाना किस किस्म के वाकयात हो रहे हैं वहाँ पर।
तो ये मैं तो इसको अच्छा नहीं समझता हूँ। ये जब तक के इन बिल्ट जो है मामलात नहीं होंगे और वहां से नहीं निकलेंगे और चलेंगे नहीं, और कोई भी वो सेनेट के लिए आएगा या असेंबलियों के लिए कोई कैंडिडेट आएगा या पॉलिटिशियन जब आगे एमर्ज कर रहा होगा, उसको ये एहसास होगा कि वो इतना टाइम लगाएगा, इतना वर्क करेगा, इतनी अपनी आप को एस्टेब्लिश करेगा और इतनी गुडविल क्रिएट करेगा, तो उसके बाद उसकी हैसियत बनेगी कि वो कैंडिडेट बन के सामने आए। और जब हम पैराशूट से उतारने का सदवाज खत्म करेंगे तो फिर हम किसी स्टेबिलिटी की तरफ आएंगे और मेच्योरिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन, मेच्योरिटी ऑफ पॉलिटिशियन जो है वो उस वक्त जन्म लेगी। अच्छा अब्दुल हमीद कुल साहब, आप समझते हैं कि ये जो सेनेटर्स का मामला है, अब ठीक है सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का भी इंतखाब होना है, लेकिन अब किस तरह से आगे फिर ईद के बाद ये मामला चलते दिखाई दे रहे हैं? ये बड़े अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ सियासत बिकती है, सीटें बिकती है। केपीके के अंदर जो है वो बड़ा एक स्कैंडल आया है, उसको मेरे ख्याल में प्रोब करना चाहिए था कि मिनिस्ट्रियों के दाम लग गए हैं, तो फिर जो इल्जामात हैं उनको मेरे ख्याल में तहकीकात होना बड़ा जरूरी थी। लेकिन अभी तक उसके ऊपर केपी हुकूमत की जानिब से कोई कमेटी वगैरह नहीं बनाई गई। और इसी तरीके से माजी में भी सेनेट के लिए आपको मालूम है कि वो सेनेटर्स जो तकरीबन 84 करोड़ रुपया दे के आए और उसका उन्होंने टीवी पे अलल ऐलान एक्सेप्ट किया कि हमने बलूचिस्तान के 2 सेनेटर्स थे, एक ने 65 करोड़ और एक ने 84 करोड़ के अंदर टिकट खरीदा था। इस बार भी मुझ तक को ऑफर आई कि 75 करोड़ रुपया जो है उसके वो अवेलेबल हैं और 6 सीटें मौजूद हैं। आप अगर किसी को लगवाना चाहते हैं तो लगवा दें। मतलब आप अंदाजा करें कि मेरा तो कोई उससे लेना देना नहीं है और आप जो है वो इस तरीके से बात किया जा रहा है, तो हैरान कौन बात है। मेरे ख्याल में ये बहुत अफसोस की बात है। लेकिन साथ ही साथ अगर हम इसको गौर करें चीजों के ऊपर कि जो अभी इलेक्शन की बात हो रही है, मेरा ख्याल है कि इतनी क्या उजलत थी। बेहतर ये था कि अदालत का फैसला आ जाता, उसके बाद जो है वो अगर आप डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन के करवा लेते। क्योंकि देखें आप सूबा जो है उसके बगैर, आप केपी सूबे के बगैर आप सेनेट का इलेक्शन जब करवाएंगे तो इसकी शफाफियत और इसकी जमहूरियत जो है वो मेरे ख्याल में सवालिया निशान उठ जाएंगे उसके ऊपर। दूसरा जो उसके अंदर अहम नुक्ता है वो ये है कि सेनेट अपर हाउस क्यों बनाया गया था, ताकि तमाम सूबों को यकसानियत के साथ जो है वो एक एहसास हो कि नहीं जनाब हम जो है वो बराबर हैं। बेशक अगर हमारी जो अवाम है हमारे सूबे में वो कम या ज्यादा है, लेकिन हमें फेडरल की सतह के ऊपर एक बराबरी हासिल है। तो ये कॉन्सेप्ट तो यहां किल हो जाता है। तीसरी बात इसके अंदर जो है वो आप अगर पाकिस्तान की इस टाइम पे सूरत हाल देखें कि सियासत में हम इतना आगे जा चुके हैं कि आज ह्यूमन कैपिटा इंडेक्स जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है और दुनिया में उससे पहले 2023 के अंदर पाकिस्तान का उसके अंदर 144 नंबर था 177 से। अब पाकिस्तान जो है जो आखिरी 25 हैं उनमें चला गया है और चार्ट का नंबर जो कि अफ्रीका एक मुल्क है और बिल्कुल जिसको कहते हैं कि गॉड फॉरसेकन कंट्री है, उसका नंबर हमसे ज्यादा ऊपर आ गया। तो ये पाकिस्तानियों की जो अवाम की हालत है वो इस आलम के ऊपर पहुंच गई है कि ह्यूमन कैपिटा इंडेक्स की जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है वो आपको इस नंबर पे लाके खड़ा करती है। दूसरी बात आपकी अदलिया की है, 140वें नंबर के ऊपर आपकी अदलिया है। आपके 58 लाख केसेस जो है वो पेंडिंग पड़े हैं, उसके ऊपर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। गरीब अवाम रुल गई है, महंगाई, बेरोजगारी और नाइंसाफी जो है वो लगता है कि हमारा मुकद्दर बनता जा रही है। लेकिन अगर हम अपनी डायरेक्शन दुरुस्त करेंगे, अभी आपने फैसल वाडा साहब की बात की या दीगर जो बात की, देखें जरदारी साहब बेशक सबको कहते होंगे कि मंदो खेल साहब के साथ बहुत इज्जत और एहतराम के साथ कि वो सबको बेटा कहते होंगे, तो क्या सबको सेनेट का टिकट दे
देते हैं, तो फिर नहीं देते ना। इसका मतलब है कि कोई ना कोई बैकडोर जो है, कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग होती है। इसी वजह से शासक के अंदर इन्हीं बेअसूलियों की वजह से लोगों का एतमाद इस शासक के निजाम से उठता चला गया है। लोग डिसअपॉइंट हो रहे हैं इस निजाम से, लोग जो है वो बददिल हो चुके हैं और वो पॉलिटिकल पार्टियां और पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर अपना जो एतमाद है वो खो रहे हैं, बल्कि खो चुके हैं। अगर आप इलेक्शन के रिजल्ट्स उठा के देख लें तो इलेक्शन के रिजल्ट्स जो एवरेज के ऊपर आते हैं वो 45% वोट कास्टिंग होती है। गजब खुदा का 45% वोट कास्टिंग होती है उन लोगों में से जो बाकायदा वोटर है मौजूद। 55% वोट कास्ट नहीं करते। इस बार जो रिजल्ट आया वो 48% आया। क्या ये आप जो है वो मुल्क में जमहूरियत का नारा मारते हैं? तो ऐसे अगर चलेगा और सिर्फ इदारों को निशाना बनाना, तनकीद का बनाना, उनकी ट्रोलिंग करना, शोहदा के साथ काम करना, आप जो जितने मामलात के ऊपर यू टर्न लेना, एक दूसरे का पेट फाड़ने वाले जो है वो आपको ऐवाने इक्तदार के अंदर घसीट के ले आते हैं। मैं हैरान हूं कि ये किस किस्म की सियासत है। आई एम वेरी मच डिसअपॉइंटेड। ये नौजवान नस्ल जो है ये उनके लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है और इसी वजह से जब कौमें जो है डिसोरिएंटेशन का शिकार होती हैं, जब वो अपने हसूल जो है, जो कि दुनिया कहां से कहां तरक्की कर रही है और हम कहां के कहां खड़े हैं। अभी ये आप देख लें कि चाइना के ऊपर इतना बड़ा एक वाकया हुआ। अभी राजनाथ सिंह जो भारतीय वजीर दिफा है उसने ये इकबाले जुर्म किया है कि वो पाकिस्तान के अंदर 20 लोगों को कत्ल करवा चुका है। क्या हमारे वजीर दिफा का, क्या हमारे वजीर मोहसिन नकवी साहब का उसके ऊपर बयान आया है? क्या हमारे वजीर आजम साहब ने कोई पॉलिसी स्टेटमेंट दी है? अगर नहीं दी तो फिर वो पता नहीं, अल्लाह जानता है वो किस दिन का इंतजार कर रहे हैं, वो कब देंगे। भारत जो है अब इतना बढ़ गया कि वो पाकिस्तान में आके मावराए अदालत कत्ल करवाना शुरू कर दे लोगों को और हम जो है वो चुप करके बैठे रहें और हम यही कहते रहें कि भारत के साथ हमने तिजारत के रास्ते खोलने हैं। मैं हैरान हूं, मैं परेशान हूं, मैं अपना रोना यकीनी तौर पे उम्मीद होगी कि सूरत हाल पे जो सब हैं, जो अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का इस वक्त इस पे टेक होगा वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होने जा रहा है। लेकिन इस वक्त कादिर मंदोखिल साहब, आप समझते हैं कि हमने इस तमाम सूरत हाल पे तो बात की ही, लेकिन अहमद अवैस साहब, आप ये इस पर समझते हैं कि इस वक्त बातें तो हो रही हैं, हम और आप जानते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग भी हुई, तमाम तर चीज़ें हुई, लेकिन इस वक्त सेनेटर के मामले पर समझते हैं कोई खुफिया ट्रेडिंग हुई? जी अहमद अवैस साहब, आपकी ये लास्ट में आवाज कट गई है कुछ। जी अहमद अवैस साहब, मैं ये कह रही हूँ कि ये जो सेनेटर का मामला है, तमाम तर चीजें हो रही हैं, हॉर्स ट्रेडिंग आपको पता है कि होती आई है, ये कोई पहली बात नहीं है, लेकिन इस वक्त बात हो रही है कि खुफिया ट्रेडिंग हुई है। आप समझते हैं कि ऐसा कोई मामला है? हर किस्म के जो अनफेयर मीन्स है ना वो अडॉप्ट हो रहे हैं और ये जो हालात हैं वो बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। बजाय इसके कि हम अच्छी रवायात कायम करें, हम सिविलाइजेशन हमेशा एक अच्छी तरफ जो है वो एडवांस करती है और यही होता आया है कि जहाँ से एवोल्यूशन प्रोसेस से आप आगे बढ़ते चले जाते हैं और एक अच्छी सिविलाइज सोसाइटी को जन्म देते हैं। दुनिया का यही दस्तूर है। जो लोग आज बड़े सिविलाइज्ड हैं वो इन तमाम हालात से और दौर से गुजर के यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन हमारा ना तो वो लोएस्ट एप का पता लगता है कि ये लोएस्ट एप है कहाँ के, वहाँ से हमारी जो है वो रिवाइवल शुरू हो, और ना ये पता लगता है कि हमने कहाँ से अपने आप को बदलना है। ना हमारे किसी भी क्लास ऑफ पीपल के अंदर हमें वो माइंडसेट नजर आता है कि जिसकी बुनियाद पे हम कह सकें कि हाँ अब माइंडसेट बदल गया है और ये क्योंकि ऊपर बदला है लिहाजा इसका इफेक्ट, टिकलिंग डाउन इफेक्ट जो है वो नीचे आएगा। बिकॉज वाटर कहते हैं ना, वाटर फ्लोज फ्रॉम द हायर लेवल टू द लोअर लेवल। लेकिन ये बड़ा अचंभा की बात भी है और हैरान कुन बात भी है कि ये तमाम जितने फार्मूलाज हैं, जितने लोगों के एक्सपीरियंस हैं और जितने तजर्बात हैं इस मामले में, वो पाकिस्तान में आके हमारे सोशो पोलिटिको इकोनॉमिक सेटअप में आके वो फेल हो जाते हैं। तो ये हमें ये देखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से हम ये तब्दीली लेकर आएंगे, हम कौम का माइंडसेट कैसे बदलेंगे।
अच्छी रवायत को जन्म देने के लिए जो बुनियादी चीजें हैं उनको कैसे अपनाएंगे, कैसे पैदा करेंगे। माइंडसेट बदलना बड़ा इम्पोर्टेंट है। लेकिन कादिर मंदोखिल साहब, आप समझते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग की बात हम सब जानते हैं कि होती है, लेकिन सेनेटर के मामले पर इस वक्त कहा जा रहा है कि खुफिया ट्रेडिंग हुई है। जी कादिर मंदोखिल साहब, सेनेट के इलेक्शन में इमरान खान साहब ने खुद कहा कि बलूचिस्तान में 70 करोड़ का इलेक्शन जो ना चल रहा है सेनेट का, और फिर जिस आदमी का नाम लिए है उसका नाम है अब्दुल कादर, ठेकेदार है कोई, फिर उन्हीं को उसने अपनी पार्टी से टिकट दिए, फिर इसका बंदा नाराज हो गया, फिर उसको उन्होंने विड्रॉ कराया, फिर उसको गवर्नर बना दिया। तो ये सारी चीज तो माजी के है, सबूत सारे हैं, क्योंकि पैसों को 70 करोड़ की है जो अब्दुल्ला गुल साहब बात कर रहे हैं। दूसरी बात जो भारत के हवाले से अब्दुल्ला गुल साहब ने बात की है, तो मेरे ख्याल में पता नहीं इनके यहाँ कौन से चैनल आता है जो नहीं देख सके, वजीर दिफा ने और वजारत खारजा के तर्जुमान ने, दोनों ने उसके ऊपर बड़ा क्लियर बयान दे दिया है कि ये सियासी बयान है, और ये चूंकि वहाँ इलेक्शन हो रहा है और ये इलेक्शन के हवाले से एक वो है, तो जारी बात है यही दो फोरम जो रिलेवेंट है उन्होंने बयान दे दिया उसके हवाले से। अच्छा, अब वो जो बात उमद वे साहब फरमा रहे हैं कि हम माशरे को कहाँ ले जा रहे हैं, तो आप मुझे बताओ, पाकिस्तान की तारीख में आप सोशल मीडिया में, आपको मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप कोई पोस्ट कर ले, नीचे आपके साथ कमेंट्स कितने आएंगे? कुछ आपकी हिमायत में आएंगे, बाकी वो बदतमीजी पे आएंगे, वो गाली गलौज पे आएंगे कि आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। ये कल्चर किसने इंट्रोड्यूस करा है? ये नौजवानों को किसने वर्गला है? ये नौजवानों के हाथ में हथियार देके जवानों को ये सोशल मीडिया के जरिए बदतमीजी गाली गलौज पे किसने रागब की है? तो ये सबको पता है कि ये सारी पीटीआई का ही कारनामा है सारा। अब सवाल ये है कि अब आगे क्या करना चाह रहे हैं? मुझे तो इसकी फिक्र नहीं है कि जो कुछ हो गुजर गया, तो चलो अल्लाह ने गुजार लिया, बुका सुखा जो भी था गुजर गया। अब आगे क्या है? आगे क्या सूरत हाल है? क्या आगे जाके नौजवानों के लिए कुछ करना चाहते हैं? नौजवानों के लिए कुछ करेंगे? और मोहतरम गुल साहब तो है ही पार्टी का नाम नौजवाना ने। आपको पता है कि 2001 में गालबन मैंने ये पहली मर्तबा जो 18 साल की वोटर का पहले 21 साल की थी, ये पिटिशन मैंने दाखिल किया सिंध हाई कोर्ट में, और इमरान खान साहब की मुद्दत पे मैं उसका वकील था, और फिर उस वक्त जो है जनरल मुशर्रफ ने उसको ओके कर दिया, तो 1.5 करोड़ नौजवानों को फायदा हुआ वोट का हक देने के लिए। पहले 21 साल था। सवाल ये कि प्रैक्टिकली हम खुद क्या करें, अपने अपने तौर पे हम क्या कर रहे हैं? हम अपने तौर पे क्या कर रहे हैं? क्या अगर मैं पीपल्स पार्टी का जिक्र करूं तो क्या पीपल्स पार्टी ने बलूचिस्तान पैकेज में 5000 नौजवानों को रोजगार नहीं दिया था? क्या अगर मैं पीपल्स पार्टी की बात करूं, क्या 90 लाख जो इस वक्त ओवरसीज है, भुट्टो साहब ने पासपोर्ट इंट्रोड्यूस करा कि 20 लाख लोगों को पाकिस्तान से बाहर नहीं भेजा, जो आज 90 लाख है? क्या आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में बेनजीर इनकम सपोर्ट को जो इस वक्त 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को पैसे मिल रहे हैं, गरीबों को, बेवाओं को, क्या ये नहीं कहता है उसको रोजगार? क्या ये सीपेक का बुनियाद आसिफ अली जरदारी साहब के 9 दौरों की चीन? बिल्कुल बिल्कुल, इस पे डिटेल में बात करेंगे। अभी चूंकि वक्त की कमी है और ब्रेक का भी वक्त हो गया। कादिर मंदोखिल साहब साथ ही रहिएगा। अहमद अवैस का भी इस पर उनका क्या टेक है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, वो भी लेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। और पीटीआई किस एजेंडे के तहत काम कर रही है या फिर क्या कुछ हो रहा है? अहमद अवैस साहब क्या कहिएगा? कादिर मंदोखिल साहब कुछ फरमा रहे थे, उस पर आपका टेक रह गया था। जी अहमद अवैस साहब, आपकी आवाज जो है बीच में कट जी अहमद अवैस साहब, आपकी टेक इस पर रह गई थी कि कादिर मंदोखिल साहब ने कुछ सख्त बातें कही हैं पीटीआई को लेकर के, उस पर क्या कहेंगे? पीटीआई के मतलब मैंने उनकी बात बीच में आवाज जो है कट जाती है, मैंने उनकी बातें नहीं सुनी। सही है, सही। अहमद अवैस साहब, आप इस पर क्या समझते हैं? इस वक्त बातें हो रही हैं कि पीटीआई एक पेज पर बिल्कुल भी नहीं है और बानी पीटीआई। जी अहमद अवैस साहब सुन सकते?
जी बताइए बताइए। जी जी अहमद अवैस साहब, ये बात हो रही है कि इस वक्त मैं बात हो सुन रहा रही हूं, है मैं कि आप बुरा दे अहमद अवैस पीटीआई साहब में को, जो आपको है लड़वाने वो के जो है कोई ना ग्रुपबंदी चल रही है। बानी पीटीआई खुद ये बात कर रहे हैं कि ग्रुपबंदी है, कुछ ऐसे अनासिर हैं हमारी अपनी जमात में जो कि जमात को तोड़ना चाहते हैं और वो इदारों के साथ मुलविस है। देखिए बात यह है कि जब इसमें तो कोई शक नहीं है कि जितना तोड़ फोड़ का शिकार पीटीआई को किया गया है और जिस तरीके से उसके ऊपर एक यके बाद दीगरे उसके ऊपर मुख्तलिफ अंदाज में हमले किए गए हैं जिससे पार्टी को नुकसान पहुंचा, लेकिन उसको अहमद सिंबल अवैस नहीं साहब, मिला। पीटीआई की अपनी क़यादत पीटीआई को तोड़ रही है। नहीं तो उसका इफेक्ट्स तो आएंगे ना जी। जब टॉप लीडरशिप जो है वो जेल में बंद है, क्राइसिस आफ्टर क्राइसिस चल रहा है, तो लीडरशिप में वो मेच्योरिटी नहीं है, कहीं कहीं पे लैप्सेस आ जाते हैं। ये पार्ट ऑफ इस सिचुएशन में अंडर द कंपल्शन एंड गिविंग सर्कमस्टांसेस में ये सारी बातें हो रही है ना। देखना तो ये है कि इन बातों से वो सर्वाइव कर जाती है या मेच्योरिटी के साथ आगे निकल जाती है। ये प्रॉब्लम्स हैं, वहां पर मौजूद हैं, लेकिन प्रॉब्लम जो होती है ना बाज़ औक़ात वो प्रॉब्लम खुद एक अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कर देती है कि जहां से हालात जो है वो बदल जाते हैं और सुधरने की तरफ चल पड़ते हैं। इसलिए वन शुड बी ऑप्टिमिस्टिक कि ये हालात जो हैं इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जरूर आ जाएंगे, क्योंकि एक बात तो पक्की है कि पीटीआई जो है वो डीप रूटेड है अवाम के अंदर, अवाम के साथ उसकी जड़ें बड़ी मजबूत हैं और अवाम उसके ऊपर एतमाद भी करते हैं। और इस लिहाज से हम ये एक मुस्तकबिल के मुताल्लिक लेकिन अहमद अवैस साहब, ये बात जो आप कर रहे हैं ठीक है, मामलात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन वो क्या वजह है जिस तरह से बेहतर होंगे? क्योंकि अगर बानी पीटीआई हो, शेर अफजल मरवत हो, शहरियार आफरीदी हो, एक ही बात कर रहे हैं कि हमारी अपनी जमात में कुछ ऐसे अनासिर हैं जो हमें तोड़ रहे हैं, एजेंट है हमारी जमात में, तो फिर पीटीआई आगे किस तरह से चल रही है? देखिए ना, अगर पाकिस्तान की एजेंसीज के ऊपर यह इल्जाम है कि वो जज साहबान को डरा धमका रहे हैं और उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो क्या पॉलिटिकल पार्टीज को तोड़ने के लिए वो ये इससे भी कई गुना ज्यादा बड़ी हरकतें नहीं कर रहे होंगे? ये सब कुछ हो रहा है यहाँ पर। इन सारी बातों के बावजूद उसका सरवाइव कर जाना जो है वो बिजात खुद एक मौजज़ा है और हालात जो है बेहतरी की तरफ आ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इस क्रिटिकल फेज से निकल रहे हैं और भी निकल आएंगे, बाहर निकल जाएंगे। क्रिटिकल फेज से निकलेंगे या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अब्दुल्ला अमीर गुल साहब, आप क्या समझते हैं जिस तरह से इस वक्त सियासी जमातों में चपकलिश बरकरार है, सियासी जमातें एक दूसरे पर इल्जाम तराशी कर रही हैं, तो फिर ईद के मामलात, अब ये जो सियासी मामलात हैं किस तरफ दिखाई दे रहे हैं जाते हुए? देखिए, पहली बात यह है कि जब भी कोई हुकूमत से जाता है वो पार्टी कमजोर होती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पीटीआई हुकूमत से गई नहीं है, वो तो मौजूद है, उसका एक पूरा सूबा जो है उस पर हुकूमत कर रही है और उसके बावजूद वो इंतशार और अंदरूनी जो तोड़ फोड़ का शिकार हुई है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। और अभी जो है वो इस बात को तस्लीम भी किया गया। लेकिन अभी देखना यह है कि ये जो बयानात आ रहे हैं कि जी हमारी जो है वो कोर कमांडर पेशावर से मुलाकात हो गई, हम बैकडोर कोई काम कर रहे हैं, ईद से पहले इमरान खान छूट जाएंगे, ईद के बाद जो है छूट जाएंगे, अप्रैल के आखिर में छूट जाएंगे, ये सारी बातें इसलिए की जा रही हैं क्योंकि बाकायदा ये मंसूबा साजी के साथ, क्योंकि पीटीआई जो तोड़ फोड़ का शिकार है उसको दवाम बख्शने के लिए, उसको रोकने के लिए, एक हौसला और हिम्मत देने के लिए, एक उम्मीद देने के लिए कि जनाब अभी लीडर आ जाएगा, अभी ये हो जाएगा, अभी वो हो जाएगा, ये 9 मई के जो वाकयात हैं इसको माफ नहीं किया जाएगा किसी सूरत भी। ये जो मैं आपको बड़े सोच समझ के ये बात कर रहा हूं, मैंने इसके ऊपर बड़ी तहकीकात की हैं, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, क्योंकि 9 मई के वाकयात पर कॉम्प्रोमाइज करने का मतलब है कि कौमी सलामती पे आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होगा। दूसरी बात जो अभी मंदोखेल साहब ने कही, मैं बिल्कुल सारे अखबार भी पढ़ता हूं और सारे चैनल भी आते हैं, लेकिन मैं मंदोखेल साहब के गोश गुजार कर दूं कि जनाब ये हमने कब से फैसला कर लिया कि ये उनकी, क्योंकि इलेक्शन हो रहा है तो हमने खुद से अखज़ कर लिया कि ये उन्होंने एक सियासी बयान दिया। ये बयान राजनाथ सिंह का तब आया
जब गार्डियन की एक स्टोरी ब्रेक हुई और उस स्टोरी के ऊपर जो है हमारी फॉरेन ऑफिस का क्या रद्द अमल था, मेरे ख्याल में मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। उस स्टोरी को हमारे फॉरेन ऑफिस ने सच माना और उसकी अगले दिन जो है राजनाथ सिंह का बयान आया कि हमने पाकिस्तान में मावराए अदालत कत्ल करवाए और ये बकायदा मोदी के कहने के ऊपर हुए। अब हमने वो चोर कह रहा है कि मैंने चोरी की है, एक चोर कह रहा है कि मैंने चोरी की है, लेकिन हम मानने के लिए तैयार नहीं है। हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, उसकी ये मजबूरी। ये कौन सी बात आ गई? ये एक पॉलिसी स्टेटमेंट आनी चाहिए थी जो नहीं आई। और तीसरी बात यह है कि यकीनन पीपल्स पार्टी के बहुत अच्छे काम हैं, इसमें कोई शक शुबा नहीं है, कई उन्होंने अच्छे काम किए, लेकिन क्या बेहतर नहीं है कि कच्चे के जो डाकू हैं 15 साल में अगर उनको पकड़ लेते और इसी तरीके से क्या लेकिन चूंकि वक्त की कमी है अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, तो इस वक्त वो वहां रोक लेते कराची के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन कादिर बंदोखिल साहब, इस बात होती दिखाई दे रही है कि जो मरकज की दो बड़ी जमातें हैं, इसको वाजे कीजिएगा आपकी क्या मामला है? पीपल्स पार्टी और नून लीग की चेमा गोइयां हो रही हैं कि उनमें भी अब दरारें या दूरियां पड़ती हुई दिखाई देती हैं, वाजे कीजिएगा इसको। जी बिल्कुल, आपके सवाल से पहले मैं अब्दुल्ला गुल साहब को जनाब शुक्र उनके मान तो लिया ना कि वजीर दिफा और वजारत खारजा ने बयान किया। पहले तो कहा कि कोई रद्द-ए-अमल नहीं आएगी। दूसरी बात, वो सिंध की बातें पॉलिसी स्टेटमेंट की बात हो रही थी जनाब, पॉलिसी स्टेटमेंट पे हिनकता बयान की बात नहीं हो रही थी, ये गुजारिश है। अच्छा मेरे भाई, तो आप लिख के दे दे कौन सा पॉलिसी स्टेटमेंट होता है, तो वही हम हुकूमत को कह देंगे, वही दे देंगे भाई। दूसरी बात, चाइना कटिंग, मुझे बोलने दे, आपको मैंने बड़ा तामुल से सुना। उन्होंने कराची में चाइना कटिंग के हवाले से बात की, तो ये चाइना कटिंग के हवाले से कराची की बात की, तो थोड़ा सा ये और भी सच बता देती कि यहाँ एमक्यूएम नामी एक तंजीम है जो माजी में रॉ के फंडेड थे और मौजूदा उनके सरबराह के बारे में मुस्तफा कमाल ये कह चुका है रॉ को एजेंट है और वो इंडिया जाते रहे और ये लोगों को ट्रेन करते रहे। ये मैं नहीं करूं, अपना उसका एमएनए कह रहा है। दूसरी बात, कच्चे की डाकू के हवाले से यकीनन मैं आपसे इत्तफाक करता हूं, मगर थोड़ा सा सच और बोल लेते आप कि उसमें जनूबी पंजाब की जो हल्का है वो भी शामिल है, जो पंजाब का हिस्सा है। और यकीनन मैं इस पे ये कहता हूं, आज भी मेरे ये स्टेटमेंट है कि कच्चे के डाकू के साथ किसी तौर पे नरमी नहीं बरती चाहिए, बल्कि वहां जो जमीनें हैं, जो कच्चे अलॉटमेंट जिसे कहता है 10 साल की लीज की, उन सब लोगों को बुलाया जाए और उनको वार्निंग दी जाए कि तेरे जमीन पे एक भी डाकू मुझे नजर आए, डाकू से पहले तेरे को उड़ा देंगे। और फिर ये सारी चीजें वहां पे बकायदा मैं आपको वीडियो भेज सकता हूं, वहां टैंक है उनके पास। अब आप मुझे बताओ टैंक क्या था उनके पास? वहां उनके पास जदीद असला है, वहां बकायदा जहाज गिराने वाले जो मिसाइल है उनके पास, सारी चीजें कहां से आ गए? तो ये भी जरा तहकीक अब्दुल्ला गुल साहब कर देते तो ज्यादा बेहतर होता। जी मैं यही गुजारिश कर दूं कि पीडीएम के हुकूमत के अंदर और अब की हुकूमत में एमक्यूएम जिसके मुतालिक आपने फरमाया, सवाल मेरा वहीं पर खड़ा हुआ है कि जो मरकज की हुकूमत में और एमक्यूएम के साथ इत्तेहादी कौन थे, वो भी बताएं कि बिल्कुल ये भी बताना होगा। लेकिन ये वही बात है कि ये वो तमाम तर चीजें नाज़रीन जो कि वक्त में फैसला करना है कि क्या कुछ होता है। लेकिन कादिर बंदोखिल साहब, सवाल वहीं पे खड़ा है कि दोनों जमातें, जो बड़ी जमातें नून और पीपल्स पार्टी, उनके दरमियान जो है वो कोई इख्तिलाफात हैं, हाँ या नहीं? वक्त की कमी है सर। अच्छा, एक तो ये है कि गुल साहब बता रहे थे कि एमक्यूएम से हमारा कोई वास्ता नहीं है। एमक्यूएम जिस तरह ब्लैकमेलिंग माजी में करती रही और अभी कर रहे, हमने घास नहीं डाला उनको। अभी वो न 3 में न 13 में, अभी पिछले 15 दिन से मुस्तफा कमाल जो है ना वो गायब रोपोश है, न जाने क्या झगड़ा उनको हुआ है अंदरूनी। सही वही बात है कि जो सियासी जो लाए थे उनके साथ हुआ है, नाज़रीन वो अब बरकरार हैं। और अब देखना ये है कि जो ये मईशत के इंडिकेटर्स हैं, अब ये कितने ज्यादा जो है वो देर पा साबित होते हैं। इस वक्त के लिए मुझे और मेरे पैनल को दीजिए इजाजत। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।